के बीच तमाम दलों के नेताओं की जुबानी जंग जारी है और अब जम्मू कश्मीर में सेना पर आतंकी हमले के बाद फिर से सियासी बयानबाजी जारी हो गई है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा था, मैं भी मुसलमान हूँ, कब इन्हें पता चलेगा कि हिंदुस्तानी मुसलमान है, कब इन्हें पता चलेगा कि नफरत इन्होंने भरी है। जब हम आतंकवाद आसमान था तब हिंदुस्तान को बचाने के लिए यहाँ कौन था? यहाँ पर 1996 में चुनाव किसने किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली पार्टी थी जिसने कहा हम मर जाएंगे और इस रियासत को बचाने की कोशिश करेंगे। हमारे विधायक मंत्री मारे गए थे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कहा, इंडी गठबंधन बनने के बाद से ही विवाद में है। उनके नेताओं के विवादास्पद बयान कोई नहीं बात है। यह स्वार्थ का गठबंधन है, इसलिए वह लगातार ऐसे बयान देते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। यह परिवार पर आधारित पार्टियों का गठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी। इनके बयान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। इंडी गठबंधन का यह कृत्य निंदनीय है। इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है, इसलिए हताशा निराशा में ये लोग ऐसे बयान देते हैं जिससे खुश होकर पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी और उनके नेताओं के समर्थन में बयान देते हैं। आगे सुनते हैं ये खास रिपोर्ट। गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। ये स्वार्थ का गठबंधन है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णीय क्षति लोग पहुंचा रहे हैं और ये सचमुच एक परिवार पर आधारित पार्टियों का एक कैरेक्टर है। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है और देश में अनावश्यक एक माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास होता है। इंडी गठबंधन का यह कृत्य अत्यंत निंदनीय है और चूंकि इनके किसी भी नेता पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए जो उनकी मर्जी में आता है वो उस प्रकार की भाषा का अपने तरीके से, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस प्रकार का भाषा का उपयोग अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं। लगता है चुनाव में कोई लाभ होगा इस तरीके का बयान जो वो दे रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो यह है कि जम्मू कश्मीर विकास की एक नई धारा के साथ जुड़ करके आज देश के अंदर एक बेहतरीन लोकतांत्रिक माहौल की तरफ जा रहा है। जो परिवारवादी सत्ता वहां पर हावी थी, आज उसके दिन लग चुके हैं। आज वहां पे जनता के प्रतिनिधि सही मायने में चुनकर के जाने की स्थिति में हैं। पंचायत चुनाव में उसके उदाहरण भी देखने को मिले। अब जिनकी पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, वे लोग हताशा निराशा में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिससे कंगाल पाकिस्तान भी इन बयानों से खुश होता है। इसीलिए पाकिस्तान की ओर से इन इंडी गठबंधन से जुड़े हुए नेता राहुल गांधी के बारे में,
राहुल गांधी के समर्थन में और उनके नेताओं के समर्थन में बयान आते हैं। पांडे जी आपकी की जा रही है, कहीं पर इस तरीके के जब विजुअल्स देखते हैं कितना अफसोस होता है या किस तरीके इन परिवारवादी दलों से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये केवल अपने परिवार के लिए अपने परिवार के लिए सीमित है और स्वाभाविक रूप से मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा इनका स्वयं का परिवार है और स्वार्थ पर आधारित इनके परिवार का एजेंडा एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करता है तो दूसरी तरफ माफिया और आतंकी तत्वों को ये लोग प्रश्रय देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। यही प्रदेश है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में सत्ता में आने पर उन आतंकवादियों का जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ की कचहरियों पर और सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला किया था, उन आतंकियों के मुकदमों को बेशर्मी के साथ वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। अभी कुछ दिन पहले एक कुख्यात माफिया की मौत होती है। उसके मरने पर उसके घर में संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, लेकिन जब राम जन्मभूमि की बात आई थी, कब आंदोलन चल रहा था, इनका व्यवहार राम भक्तों के साथ कैसा था? प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी का आचरण कैसा था? और कल राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वह अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे, पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। देश की जनता देख रही है और जनता जनार्दन चुनाव में इनको सही जवाब देगी। हम कह सकते हैं जिस समय ये घटना हुई थी तो उन लीडर्स को उसी समय माफी मांगनी चाहिए, अगर इस तरीके का मामला उनके सामने भी उनको संज्ञान में आया होगा। देखिए, जब कोई बेशर्मी ओढ़ लेता है और केवल स्वार्थ की राजनीति करता है, उसका स्वार्थ उसके परिवार तक सीमित होता है, तो इस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं। और कल मैनपुरी की घटना हो या महाराष्ट्र की घटना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इनसे बहुत कुछ उम्मीद मत करिए। आइए रुक करते इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीआर पार्क में वॉक ऑन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार के कई मंत्री और आप नेता आतिशी ने वॉक ऑन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि यह भारत माता और एक भारतीय के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों के दाग धो रहे हैं। देश के सब भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ है। और आगे गोपाल राय ने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब दिल्ली की बारी है। 25 मई को झाड़ू का बटन दबाकर तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है और अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर निकालना है। आगे सुनते हैं क्या कुछ कहा गया।
प्रफुल्ल पटेल साहब को रोज भ्रष्टाचारी कहा जाता था। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रफुल्ल पटेल साहब इनके सामने दब गए, झुक गए और वॉशिंग मशीन में घुस गए। घुस जाओ, अंदर ही रहना। अभी दोषियों को पकड़ने के बजाय के साथ मिर्ची का व्यापार कर रहे, व्यापार, कभी मिर्ची का व्यापार, कभी मिर्ची से व्यापार। ये प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि इकबाल मिर्ची के साथ इनका व्यापार भी चलता था। ये प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में बोल रहे थे। अभी अंदर धुल रहे हैं, धुल के बिल्कुल साफ सुथरे होके नारंगी रंग की टी शर्ट के अंदर बाहर निकलेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरे होके निकले। एक बार वेव कर दो। वेरी गुड वेरी गुड। नवीन जिंदल बड़े आरोपी थे और सीबीआई की जांच चल रही थी इनके ऊपर, और हर भाषण में कांग्रेस में जब तक नवीन जिंदल रहे उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता था। ये बहुत मायूस है सर। तुम इतने परेशान क्यों हो? आरोप लगे पड़े। ये ओवर एक्टिंग कर रहा है सर, इसके पैसे काटो। अब आप सुनिए कि इनके विषय में भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नवीन जिंदल जी के बारे में। जिंदल जी जल्दी से आओ, आपको चुनाव लड़ाना है कुरुक्षेत्र से। ये काफी मायूस है सर। इनका नंबर बहुत लेट आया है। इन्हें लगा कि वॉशिंग मशीन कहीं खराब ही ना हो जाए इनके जाने से पहले। इसको अच्छे से धो, ये कांग्रेस से आया है। बीजेपी में जाना है, अच्छे से धुलाई करके ले जानी है। आओ भाई आओ। नवीन जिंदल, क्या बात है क्या बात है। अब ये कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। इनके ऊपर सारे के सारे दाग जो है वो धुल चुके हैं। अब मैं काफी खुश हूं। मुझे लोग इज्जत की नजर से देख रहे हैं। वेव कर, कुछ कहना चाहते हो? सीएम बनना चाहता हूँ। ये सीएम बनना चाहते हो? ठीक जा रहे हो बिल्कुल। अब जो है आखिरी जो है, अब यहाँ आ जाओ। आप तो सबसे, आप तो पोस्टर बॉय हो वॉशिंग मशीन के। आगे आ जाओ। ये हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ये पहले कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे, कांग्रेस के मंत्री थे, और इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने तक कैंपेन चलाया। कितने महीने तक? 6 महीने। 6 महीने तक बीजेपी का कार्यकर्ता बेचारा, इनके खिलाफ एक बुकलेट छपवाई गई कि ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। वाटर स्कैम में इनका नाम था, शारदा स्कैम में इनका नाम था, और इनके घोटाले की एक बाकायदा बुकलेट छपवाई गई। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक घर में, एक एक मोहल्ले में उस बुकलेट को बांट रहा था, एक एक घर में, कि हेमंत बिस्व शर्मा कितना भ्रष्टाचारी है। और जब उनकी पूरी कैंपेन हो गई, सीबीआई की, ईडी की जांच शुरू हो गई, तो फिर हेमंत बिस्व शर्मा मोदी वॉशिंग मशीन के अंदर चले गए। तो पहले ही चला गया, मैंने बोला। और ये ऐसे धुले कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। अब वो कार्यकर्ता जो इनको भ्रष्टाचारी कहता था, इनके खिलाफ बुकलेट बांटता था, वो अब इनके लिए वोट मांग रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या बनना? जो मर्जी बना दो सरदार। बहुत बहुत मुबारक हो। और देखिए, ये बहुत ही हंसी मजाक की तरह से सौरभ भाई ने आपके सामने मोदी जी की और बीजेपी की असलियत रखी, लेकिन वास्तव में ये भारत माता के लिए
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भारत माता के लिए और एक एक भारतीय के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बड़े से बड़े बेईमानों के दांत धुल रहा है और ये नारा लगा रहा है। बीजेपी के लिए तो मैं नारा कहता हूं, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये बीजेपी का नारा है। पूरे देश के भ्रष्टाचारी आज बीजेपी के साथ है। मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। मैंने कहा ठीक कह रहे हो मोदी जी, ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा भ्रष्टाचारी को पकड़ पकड़ के बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। सारे भ्रष्टाचारी आज बीजेपी के अंदर। अजीत पवार किसके साथ शामिल है? ये भाई जी जोर से साइड बोलिए। कर यार, ये साइड कर नौजवानों ये आगे वाले को तेज आनी चाहिए। लगे कि नौजवान की आवाज है। थोड़ा पीछे। अजीत पवार किसके साथ शामिल है? छगन भुजबल, हसन मुस्लिम, नारायण राणे, अशोक चौहान, जनार्दन रेड्डी, हेमंत शर्मा, येदियुरप्पा, मुकुल राय, तपस राय, शुभेंदु अधिकारी, जितने बड़े बड़े बेईमान हैं सब बीजेपी के अंदर चले गए। अभी नवीन जिंदल वाला तो कितने नाम याद कर लूं, यही पे खड़ा है नवीन। आप मुझे बताइए, अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। सौरभ भाई ने तो बहुत अच्छे ढंग से जो बात आपको समझ में आ सके उस तरीके से दिखा दिया, लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए, माताओं बहनों की बस की फ्री यात्रा के लिए दिन रात काम करते हैं। उनको तो पकड़ के मोदी जी ने जेल में डाल दिया, और जेल में ही नहीं डाला, जालिमों जैसा व्यवहार, आतंकवादियों जैसा व्यवहार, अपराधियों जैसा व्यवहार। आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति दिल्ली के लोगों को निःशुल्क दवाएं देने का काम करता है, उस मुख्यमंत्री को 23 दिन तक इंसुलिन नहीं दी गई। 23 दिन तक, 23 दिन तक उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। इसलिए दिल्ली के लोगों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। हमारा नारा है जेल का जवाब, जेल का जवाब। हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में डाल दिया। मोदी जी किसी गलत फहमी में मत रहना। तुम ये सोचते हो कि सारे लोग इस देश में तुम्हारे आगे घुटने टेक देंगे, डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से पैदा हुई पार्टी है। हम लड़ने में यकीन रखते हैं, डरने में यकीन नहीं रखते। और लगातार इनके खिलाफ इनका जो नकली चेहरा है उसको उतार के जनता के बीच में लाने का काम कर रहे हैं, असली चेहरा दिखाने का काम कर रहे हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आप सबसे इतना ही निवेदन है। भाई सोमनाथ भारती जी इस क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के, आम आदमी पार्टी के। चुनाव निशान क्या है भाई? क्या है? जोर से बोलिए। क्या निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई, और दिल्ली की सफाई, और देश की सफाई, और किसी के दिमाग पर भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखा है ना, किसी को भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग टांग पकड़ के ले जाते हैं ओझा के पास, हो जाओ उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता। तो भाजपाइयों के दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार है वो कौन, किससे उतरेगा? झाड़ू। किससे उतरेगा? किससे उतरेगा? मैं फिर से विनती करते हुए कि झाड़ू पे बटन दबाइए,
सोमनाथ भारती को जिताइए। केजरीवाल जी को जेल में जो डाला है उस अन्याय का बदला अपने वोट से लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से सौरभ जी ने वॉशिंग मशीन के जरिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही संजीदा बात जन जन तक पहुंचाने के लिए एक तरीका, नायाब तरीका निकाला, और संजय भाई ने जिस प्रकार से उसकी सीरियसनेस, उसकी जो पेचीदगी है कि किस प्रकार से भाजपा ने हर प्रकार का भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में लाकर बिल्कुल निर्लज्जता के साथ, इनका कोई हक नहीं बनता कि करप्शन के ऊपर बोल सके। जहां एक पैसे का रिकवरी नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, उस शख्स को 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को रात के अंधेरे में आप उठा के ले जाते हो और कहते हो कि हम करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं। संजय भाई के मसले पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जज साहब ने पूछा कि भाजपा के ईडी वालों ये बताओ कोई पैसे की रिकवरी हुई, बोला नहीं हुआ। कोई मनी ट्रेल निकला, बोला नहीं निकला। तो पूछा क्या फिर भी इनके बेल का विरोध करोगे? वो सब चुपचाप हो गए। बोला माई बाप, हमारे पास ताकत नहीं है कि हम आपको फैसला सुनाएं। आकाओं से पूछ के आता हूं आका क्या कहते हैं, तो लंच के बाद फिर उनको बुलाएंगे। बोला माई बाप, लगता है भगवान श्री राम आपके मुखारबिंद से बोल रहे हैं। भगवान श्री राम के आगे हम बिल्कुल नतमस्तक हैं और हम तो सच का साथ देना चाहते हैं, इसलिए हम इनका विरोध नहीं करेंगे। संजय सिंह जी के बेल का विरोध नहीं करेंगे। ये भाजपा के ईडी ने बड़ी अदालत में कहा। बताइए क्या रह गया? अब क्या रह गया? सारा का सारा ढकोसला शराब घोटाला, शराब घोटाले का असली जो आरोपी है वो भाजपा है। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी शरदचंद्र रेड्डी 60 करोड़ रुपया रिश्वत में दिया, बीजेपी को रिश्वत में दिया। ये बातें सारी बाहर आ चुकी। अगर ईडी वास्तविकता में असली काम कर रही होती तो भाजपा के सारे बड़े नेता अभी जेल में होते। समय आएगा जब ईडी को असली काम करने कहा जाएगा और तब भाजपा के नेताओं को बताया जाएगा कि सच्चाई क्या है। आप इतने भारी संख्या में आए, अरविंद जी ने, पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है नई दिल्ली लोकसभा से। आप लोग लगे रहिए। संसद के अंदर आम आदमी पार्टी सच्चाई को बोलने के लिए जो मौका आप देंगे उसका पूरा ईमानदारी से उसका पालन करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टी के चारों कैंडिडेट के नॉमिनेशन के बाद आज पहली सुबह, कल आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के तहत 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली सभी कैंडिडेट ने कल नॉमिनेशन अपना पूरा किया है। लेकिन मैं कल से देख रहा हूं कि इस नई दिल्ली सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी डरी हुई है और वो डर इतना गहरा है कि कल भाजपा के नेता आकर के टेलीविजन चैनल पे कह रहे थे कि नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट बदलने वाली है। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी। अरे दिल्ली वालों ने तो भारतीय जनता पार्टी को 10 साल मौका दिया, सांसद बनाया आपका मंत्री बना, लेकिन 10 साल में उसने दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। आज आपके सांसद, आपके मंत्री इस दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के किसी भी इलाके में जाकर के प्रचार करने की स्थिति में नहीं। इतना विरोध हो रहा, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी से। पिछले 15 दिनों से पूरी भारतीय जनता पार्टी हरदीप पुरी जी के दरवाजे पर खड़ी है, चुनाव लड़ दो। कोई तैयार नहीं हो रहा। मजबूरी में उन्होंने बांसुरी स्वराज जी को कैंडिडेट बनाया। दिल्ली के लोग एक ही बात कह रहे हैं, अरे जब आपका केंद्रीय मंत्री 10 साल में कुछ नहीं कर पाया तो जिसके पास चुनाव का कोई अनुभव नहीं वो क्या करेगा। पूरे नई दिल्ली में एक ही चर्चा
चर्चा है कस्तूरबा नगर से लेकर के मोती नगर तक, राजेंद्र नगर से लेकर के करोल बाग तक, चारों तरफ एक ही चर्चा है। सोमनाथ भारती एक ऐसा सांसद बनने के लिए मैदान में उतरा हुआ सिपाही है जिसने करके दिखाया है। मैं चैलेंज देता हूं किसी को भी जाकर के एक बार मालवीय नगर में लोगों से पूछो, चाहे वहां की झुग्गियां हो चाहे वहां की कोठियां हो, अगर सबके लिए किसी ने 24 घंटे काम किया उसका नाम सोमनाथ भारती है। सोमनाथ भारती कैंडिडेट बनने की बात नहीं है। सोमनाथ भारती प्रचंड बहुमत से नई दिल्ली के सांसद बनने जा रहे हैं, इससे भाजपा घबराई हुई। इसलिए साथियों आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई हमारे लिए काम की लड़ाई है जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने की है। अभी हमने सुना है कि कर्नाटक के अंदर 2000 अश्लील वीडियो बना करके घूमने वाला एसआईटी के सामने आया। अब भाजपा वाले कह रहे हैं अब तो एसआईटी के सामने आ गया, अब तो एसआईटी के सामने आ गया। सवाल ये नहीं है। आज देश के लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं, जो 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बना करके चुनाव लड़ता है उसका आप प्रचार करने जाते हो, और जो दिल्ली के लोगों के लिए दिन रात काम करता है बिना सबूत के, बिना एफआईआर के, उस मुख्यमंत्री को आप तिहाड़ जेल में बंद कर देते हो। ये एक देश में दो तरह का आपका संविधान कैसे चल रहा है? इसलिए लोगों को चिंता है कि भारत के अंदर अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो जो टेलर दिख रहे हैं सूरत से लेकर के कर्नाटक तक, इंदौर से लेकर के उड़ीसा तक, ये टेलर जो दिख रहा है ये पूरी फिल्म बनेगी। इसलिए पूरा देश इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है। मैं दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब दिल्ली की बारी है। हम सबको तैयार होना है, सबको मजबूती से खड़ा होना है और 25 तारीख को जेल का जवाब कोर्ट से देना है। हमें भरोसा है कि इस तरह से हम अलग अलग तरह से जो कैंपेन कर रहे हैं जनता के बीच में पहुंचेंगे। और अब कुल मिलाकर के 20 दिन बचे हैं, हमें दिन रात काम करना है और 25 तारीख को इस तानाशाही सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। आइए रुक करते हैं इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वहीं विपक्ष संविधान बचाने की चर्चा लगातार कर रहा है। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुजापुर पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए तो लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये खतरे की घंटी है। बीजेपी सरकार फिर से आई तो नरेंद्र मोदी तानाशाह बन जाएंगे और देश में भाईचारे को खत्म कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था, विदेशों में काला धन वापस लाऊंगा, सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा, वही किसानों को आमदनी दोगुनी कर दूंगा, साथ ही युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वे सिर्फ झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं। आगे क्या कुछ कहा गया सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो अब वक्त है कि कांग्रेस पार्टी एक होकर सबको सबक सिखाना चाहिए। अगर हम चुप बैठे संविधान के तहत अगर हम अपने हकूक को हासिल नहीं कर लिए तो निश्चित रूप से इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा। ये खतरे की घंटी है और एक बार अगर फिर से मोदी जी को पावर मिला तो फिर वो हुकुमशाह बनेंगे और वो बनेंगे ऑटोक्रेट बनेंगे, वो बनेंगे डिक्टेटर बनेंगे और देश को बर्बाद करेंगे, भाईचारे को खत्म करेंगे, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं है। मैं हिंदुस्तान के नक्शे पर कि एक खास मालदा एक खास हैसियत है, एक पहचान है। मुझे बताया गया कि ये वही मैदान है जहां कभी इंदिरा जी
राजीव जी, सोनिया जी ने आपको संबोधित किया है। और मुझे खुशी है, मैं इस मैदान पे आपके सामने खड़ा हूं अपने पार्टी के प्रचार के लिए। यह जगह इसीलिए भी विशेष है कि राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी मैदान में रात्रि विश्राम किया था, वो आप लोगों से मिले भी थे। भारत के राजनीतिक इतिहास में मालदा के सपूत एबी गनी खान चौधरी एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया इस एरिया को। 8 बार उन्होंने सांसद रहा और 4 बार या 5 बार वो एमएलए रहे। ऐसे बड़े नेता वो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं 11 बार था, मैं समझता हूं उनका 12 बार हो गया। तो इतने महान नेता ये मालदा शहर से आते हैं, मालदा जिले से आते हैं। और 1972 में बंगाल सरकार में मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। और मैं खास आपको बताना चाहता हूं, एबी गनी खान चौधरी को मेरी पहचान चिकमंगलुरु में इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन में हुआ। वहां पर प्रणब मुखर्जी और गनी खान चौधरी साहब एक रूम में रहते थे, क्योंकि वहां पर जनता पार्टी ने बयान लगाया था कि एक रूम से ज्यादा नहीं देना। तो एक तरफ गनी खान चौधरी और हमारे प्रणब मुखर्जी थे, एक तरफ मैं मिनिस्टर था उस वक्त भी स्टेट गवर्नमेंट में, तो मैं और दूसरे दोस्त मिनिस्टर एक रूम में थे। सुबह उठते ही उनकी मुलाकात होती थी। ये हमारे चुनाव में और चुनाव को जाने से पहले, उस वक्त उनमें जो जोश था मैं देखा। और ये अपने बात के पाबंद थे, वो किसी से डरते नहीं थे और वो खास अपने बात पे अड़े हुए रहते थे। तो इसीलिए उनको याद करना ये भी जरूरी है कि बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी जी के समय, गांव गरीब और किसानों की मदद उस वक्त चाहते थे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करने के बाद ये उनको बरकत दादा भी कहते थे शायद। हाँ, बरकत दादा का ही विजय था कि गांवों में नेशनलाइज्ड बैंकों की शाखाएं उन्होंने खोली और गरीबों को लोन देने का काम उन्होंने किया। तब आरएसएस और बीजेपी इसका विरोध करती थी, अफवाहें फैला करती थी कि कांग्रेस गरीबों की संपत्ति हड़प ले रही है। मालदा में इन बैंकों से ही किसानों को साहूकार के पंजे से बाहर निकाला, नहीं तो लोग, गरीब लोग साहूकार के पास जाकर एक दुप्पट हमारे इंटरेस्ट देकर पैसे लेते थे। लेकिन उससे छुटकारा अगर किसी ने किया, वो इंदिरा गांधी जी ने किया और मालदा का शेयर एबी गनी खान चौधरी ने किया। और केंद्र में
रेलवे, सिंचाई, बिजली, कोयला मंत्री उन्होंने रहा, खुद रेलवे मिनिस्टर रहा। बरकतदा ने यहाँ के लिए बहुत कुछ काम किया, लोगों को रोजगार दिया। सर्कुलर रेल और देश की पहली मेट्रो रेल कलकत्ता को मेट्रो उनकी ही देन थी और उनकी देन है। लेकिन अब सब लोग अपनी अपनी बात करते बोलते मैंने किया, मैंने वो किया। अरे जो हमने किया वो तुम उसको भोगत रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो और आज बोलते हो सब कुछ हमने किया। मोदी जी तो ऐसा बोलते हैं कि देश को आजादी मिली 2014 में, 2047 में नहीं। नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। इस देश में जमहूरियत को अगर किसी ने कायम की वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का दस्तूर लिखा, वही देश की कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके तहत ही हमको चलना चाहिए। लेकिन मोदी जी ये करते नहीं। मोदी जी हमेशा कांग्रेस को गालियां देके वो आगे आना चाहते हैं। इतना ही नहीं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारे इतने हमारे गारंटी हमने दी। कब कोई गारंटी दो बोल के हमको पूछा नहीं, हमने मनरेगा की गारंटी दी और 1 साल में कम से कम 100 दिन नरेगा का काम मिलेगा। ये किसने किया? ये किसने किया? अरे जोर से बोलो, अगर तुम्हारे में दम नहीं है लड़ेंगे क्या इलेक्शन? नरेगा का काम सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने किया और गरीबों को पेट भरने के लिए, बच्चे भूखे नहीं मरना, मां खाने से तड़पना नहीं, तो उसको क्या की सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। यानी जो हमारे खाने की चीज है राइस, वो लोगों को उन्होंने फ्री में दिया। और ये जो दिया, क्या मोदी ने ऐसा कोई कार्यक्रम पहले किया? और हमारे पार्टी के नेता राइट टू एजुकेशन, यानी पढ़ने के लिए राइट टू एजुकेशन किया। क्या ऐसा कोई काम मोदी ने किया है? वो तो अनपढ़ को अनपढ़ रखना चाहता है, गरीब को गरीब रखना चाहता है, दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है। ऐसा आदमी है। क्या वो पार्टी को तुम, ऐसे पार्टी को आप वोट देंगे? उसने क्या किया? कुछ नहीं। भाइयों और बहनों, मैं हमारे कांग्रेस के लोग विदेश में बहुत कुछ पैसा रखा है, काला धन। यहां के बहुत से लोग भी काला धन रखे हैं, वो मैं स्विस बैंक से लाऊंगा। हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। कहा या नहीं कहा? 15 लाख मिले आपको? अरे कैसा प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है। एक प्राइम मिनिस्टर मैं 15 लाख दिया हूं बोलता है, तुम नहीं बोल रहे। या तो आप झूठे हैं या नहीं तो मोदी झूठा है। मोदी झूठा है, चलो छोड़ दो। फिर उसने ये कहा, मेरे नौजवान साथियों, मेरे युवक भाइयों, आपको हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 10 साल में कितना देना था? 20 करोड़ नौकरियां।
आपको 20 करोड़ नौकरियां मिले, ये भी झूठ है। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं मानता किसी देश का प्राइम मिनिस्टर इतना झूठ बोलता है। बोला, अरे छोड़ दो, फिर ये भी एक झूठ है। तीसरा बात उन्होंने कहा, किसान भाइयों, जब तक मोदी है मुमकिन है, ये कहा। और मुमकिन क्या कहा? किसान भाइयों, तुम्हारी आमदनी मैं दुप्पट कर दूंगा। मालूम हुआ ना, दुप्पट को बोलते, वही बोलते क्या, डबल करूंगा। जब किसान भाइयों का जो इनकम है वो डबल करूंगा बोले, बोले या नहीं बोले? बोले, फिर हुआ डबल? ये भी झूठ। अरे कितने बोलते भाई, कोई प्राइम मिनिस्टर इतना झूठ नहीं बोलता। पहला भी बोले आप झूठ, 2 करोड़ नौकरियां झूठ, 15 लाख झूठ, ये किसानों का डबल आमदनी ये भी झूठ। ये क्या है? तो ये इसीलिए मैं कभी उन लोगों को गुस्सा आता है मेरे ऊपर। खरगे साहब हमेशा हमारे खिलाफ टीका करते हैं। मैं टीका इसलिए करता हूं, आप झूठ पे झूठ जो बोलते हैं उसके खिलाफ। और मोदी जी ये जो काम करते हैं, इसी के लिए मैं कभी कभी उनको बोलना पड़ता है, मोदी जी आप झूठों के सरदार हैं, आप झूठों के सरदार हैं, सही नहीं बोलते, लोगों को सही नहीं बताते, देश को मजबूत रखना नहीं जानते, हुकूमत करना सब लोगों को मिलजुल के चलने के लिए आप नहीं चाहते। अब इधर और एक झूठ उन्होंने उठाया। क्या भाइयों, आपको मालूम है कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ये कर रही है कि जातीय जनगणना लाके वो तुम्हारी संपत्ति बांटना चाहती है, मुसलमानों को देना चाहती है। अरे ये क्या भाई, इस हिंदुस्तान में एक ही दस्तूर है सबके लिए, मुसलमानों के लिए वही दस्तूर है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, हिंदुओं के लिए भी वही है, सिख के लिए वही है, ये अपने क्रिश्चियन के लिए वही है, सबके लिए वही है। लेकिन तुम कैसा बोलते हो कि सबके अलमारी में क्या है वो घुसेंगे देखेंगे, और घर में क्या है देखेंगे। देख कर अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 50 लाख उनको देंगे, और मंगलसूत्र भी छीनेंगे। अरे भाई, देश में हमने इतना हुकूमत किया, 55 साल, आजादी मिलके 75 साल हो गए, कोई कांग्रेस वाला किसी का मंगलसूत्र छीना है? फिर मोदी क्यों बोलता है ऐसा? क्यों बोलते हैं ऐसा? झगड़ा लगाने के लिए। भाई हम आपका आदर करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर है, आपकी इज्जत करते हैं, बेइज्जती करना नहीं जानते, हम इज्जत करते हैं। लेकिन आप जो बातें करते हैं ये बच्चों जैसे बातें करते हैं। किसी ये कभी हुआ है घर में घुस के तुम्हारे मंगलसूत्र लाएंगे? सोना अगर है तो आधा सोना लेंगे। यहां तक अहमदाबाद में मैं उनका भाषण सुना, मैं गया था, परसों गया था अहमदाबाद, सूरत, उधर रायबरेली से आते हुए गया था। उन्होंने यहां तक गया वहां के लोगों को, भाइयों तुम कांग्रेस पे भरोसा मत करो, कांग्रेस को चुन के मत लाओ, अगर तुम्हारे घर में 2 भैंस है, 1 भैंस चुरा लेंगे, वो 1 भैंस मुसलमानों को देंगे। ये क्या बात? आप सुने नहीं? पढ़े नहीं?
पढ़े तो अच्छा याद रखो, 2 भैंस है तो 1 भैंस दूसरों को देंगे। ये क्या संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अरे हमारी तो ये देश में देश को बचाने के लिए सबको जो अच्छा करना है हमने काम की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, मैं यहां पर उसका जिक्र करता हूं। उन्होंने कहा था, देश की रक्षा, देश की उन्नति, देश की एकता, ये हम सबका राष्ट्रीय धर्म है। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। ये हम अलग अलग धर्म पर चले, अलग अलग प्रदेश में रहे, अलग अलग भाषा बोले, पर उससे कोई दीवार हमारे बीच खड़ी नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को उन्नति में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कुछ लोग बहुत बड़े अमीर और अधिकतर लोग गरीब हो, बहुत गरीब बने, अमीर और अमीर बने। अब यही हो रहा। 22 लोग जो मालदार है, उनके पास जो संपत्ति है, उनके पास जो पैसा है, ये 70 करोड़ लोग पॉपुलेशन है ना, उनके बराबर का है। 70 करोड़ लोगों की आमदनी या पैसा कितना है, उतना पैसा सिर्फ 22 लोगों के पास है इस देश के। इसको हम ठीक से देखना या नहीं देखना? सिर्फ 22 लोग। अब मोदी ये बोलते हैं, देखो अमीरों की पैसे लेके गरीबों को बांटना चाहते हैं। अरे इंदिरा गांधी ने बड़े बड़े जमींदारों को, मैं समझता हूं चौधरी का भी थोड़ा गया रहा, मुझे मालूम नहीं, लैंड रिफॉर्म्स में टेनेंट को मालिक बनाए हम, गरीबों को जमीन दिया हम, और हमको ये सिखाते हो? ये बात आप नहीं कहना चाहिए। तो अब